होंगे। हे क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स के बारे में और ये चल रहा है हमारा ऑब्जेक्टिव्स का एक सीरीज़ चल रहा है जिसमें फर्स्ट चैप्टर में हम लोग 100 प्लस क्वेश्चंस को देख रहे हैं। 100 प्लस क्वेश्चंस को देख रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में पहले पार्ट में मैंने 20 क्वेश्चंस को डील किया था। ये हम लोग 21 से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपसे मैं बोल दूँ कि हम लोग चल डील करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 21वां क्वेश्चन। तो 21 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि 5005 यानी कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, यानी कि इसका आपको निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुण फैक्टराइजेशन, और आपको बताना है कि कितने पूरे प्राइम फैक्टर उसमें आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइज करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइज करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे छोटा 2 है, तो 2 से ये कट नहीं रहा है। प्राइम नंबर क्या है, देखो प्राइम नंबर हम लोग को क्या क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, सॉरी 4 बोल रहा हूँ, 5 है, 7 है, और उसके बाद क्या है आपका 7 के बाद सीधा आपका क्या है 11 है और 13 है, उसी तरह आपका 17 है। इन सभी नंबर्स हम लोग इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो 2 से ये कटेगा नहीं कट रहा है। 3 से नहीं, 3 से भी नहीं कट रहा है। 5 5 10 होगा, 3 से नहीं कटेगा। 5 से, हाँ 5 से कट रहा है, तो 5 से काटेंगे इसको। 5 1 जा 5, 0 का 0, 5 1 जा 5, यानी कि 1001 मरतबा में कट गया। अब इसको बाद देखो, फिर 5 से कटेगा नहीं, फिर 7 से ट्राई करते हैं। 7 से कटेगा, हाँ अल्टरनेटिव हम लोग इसको 7 से काटने के लिए चेक करने का क्या तरीका है कि उस वाले नंबर को, उसके यूनिट डिजिट को, यानी कि जो नंबर दिया है उसको यूनिट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करके और बाकी जो नंबर बच रहा है उसमें से माइनस कर दो। तो 2 1 2 माइनस करेंगे तो 98, और ये 98 जो है आपके 7 के टेबल में आता है। अगर नहीं भी आ रहा तो आप इसको आगे भी चेक कर सकते हो, फिर से चेक कर लो। ये क्या है, 2 का गुना करोगे, 2 मतलब 8 से करोगे, 2 में तो 16 आएगा, और 9 में से 16 माइनस करोगे तो -7 आएगा, यानी कि ये साइड से कट रहा है। मतलब 98 आपका 7 से डिविजिबल है। कितने टाइम में डिविजिबल है वो हम लोग देखते हैं इधर। 7 1 जा 7, 3 इधर गया, फिर 4 0 आएगा, फिर ऐसे यहाँ पे काट के चेक कर लो ना। 1001 को 4 से 1 टाइम में कटेगा 7, 3 आएगा, फिर 0 आएगा, 4 टाइम में कटेगा, कितना आएगा 28, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 टाइम में कटेगा 21, यानी कि 1 4 3 टाइम में क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। फिर ये देखो कितना से कटेगा, 7 से फिर कट रहा है, 7 से फिर नहीं कटेगा। अगर 3 में हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, और 6 को 14 में से कटाएंगे तो 8 आएगा, जो 8 7 से कटता नहीं है, तो 7 से नहीं है। तो इसके बाद हम लोग इसको 11 से ट्राई करेंगे, तो 11 से कट जाएगा। 11 में अल्टरनेटिव सम हम लोग देखते हैं, अल्टरनेटिव सम ये है। तो 1 + 3 4 हो गया, -4 करेंगे तो क्या आएगा 0, या 11 से डिविजिबल आना चाहिए, तो वो 11 से कटता है। तो ये 11 से कटेगा। 11 से कितने टाइम में कटेगा, 1 टाइम में, और ये 3 टाइम में, 13 टाइम में। मतलब इसके फैक्टर कौन कौन आ गए, 5 आ गए, 7 आ गए, 11 आ गया और 13 आ गया। इसकी अगर हम लोग बात करें इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो 4 है। टोटल इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितने हैं, तो 4 है। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना है, ऑप्शन नंबर ए में है 2, बी में है 4, सी में है 6 और 7 में है 7, सॉरी डी में है 7। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। टोटल कितने अभाज्य फैक्टर है, जो यानी कि प्राइम फैक्टर कितने हैं, 4 ठो। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आपका सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा 21 का, सॉरी 21 का बी हो जाएगा, 21 का बी हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। 2 लगातार संख्या, कंसेक्यूटिव नंबर, यानी कि एक के जस्ट बाद एक नंबर। 2 लगातार संख्या कौन कौन हो सकते हैं, जैसे हम लोग हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल नंबर, तो हम लोग क्या लिखते हैं 1 2 3 4 5। तो ये 2 लगातार नंबर है, ये 2 लगातार नंबर है, और ये 5 6 6, ये 2 लगातार नंबर है, या ये 2 लगातार नंबर, या ये 2 लगातार, यानी कि कंसेक्यूटिव नंबर। तो एक के बाद जस्ट एक नंबर, 2 लगातार नंबर का अगर मौसा कभी भी निकाले तो उसमें जो कॉमन फैक्टर आएगा वो हमेशा 1 आएगा। जैसे 1 और 2 में कॉमन फैक्टर 1, 2 और 3 में कॉमन फैक्टर 1, 3 और 4 में भी कॉमन फैक्टर 1, 5 और 4 में भी कॉमन फैक्टर 1, 6 और 5 और 6 में भी कॉमन फैक्टर 1। यानी कि जो इसका एचसीएफ आएगा वो ऑलवेज क्या आएगा, हमेशा हमेशा 2 लगातार संख्याओं के बीच का, 2 लगातार संख्याओं के बीच का जो मौसा होगा, यानी कि एचसीएफ होगा, वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसके हम लोग ऑप्शन को अगर देखें 22 नंबर क्वेश्चन के, ऑप्शन नंबर ए में है 0, बी में है 1, सी में है 2 और डी में है 4। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमेशा 1 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 23 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि ए और बी संख्या दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, और बोल रहा है आपसे तो ए और बी का लॉसा होगा, यानी
ए और बी दो अभाज्य संख्या आपको दिया, ये दोनों कौन सा नंबर है? अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या है यानी कि प्राइम नंबर है, तो आपको पता है कि प्राइम नंबर के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होता है? 1 होता है। तो चूंकि हम लोग को लसा निकालना रहता है, तो लसा हम लोग कैसे निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंडों के अधिकतम घातों का गुणनफल निकालते हैं। अधिकतम घातों का गुणनफल। जैसे मैं बात करता हूँ 3 और 5, या अगर बात करूँ 7 और 5 और 7, या अगर बात करें 2 और 3, तो अगर इसके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होता है? उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। दोनों नंबर के प्रोडक्ट यानी गुणनफल के बराबर होगा। जब दो अभाज्य संख्या है ए और बी, तो ए और बी का दो अभाज्य संख्याओं का, लिख लो ये ध्यान में रखना, दो अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उसके गुणनफल के बराबर होते हैं, है ना? उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होते हैं, उन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी कि गुणनफल के बराबर होता है, इक्वल होता है ना, इक्वल होता है। अब ये देखो इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए में दिया है कि इसका एलसीएम ए होगा, ऑप्शन बी में दिया है इसका एलसीएम बी होगा, ऑप्शन सी में दिया है इसका एलसीएम ए इंटू बी होगा, ऑप्शन डी में दिया है ए बाई बी होगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा? इन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर, यानी कि ए और बी के ए इंटू बी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखो, ये ध्यान में रखना कि लगातार अगर दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकाल रहे हो तो एलसीएम उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा, यानी गुणनफल के बराबर आ जाएगा। लेकिन जब एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ, अगर अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर बोले तो उन दोनों का अगर प्राइम नंबर का अगर आप निकालने जाओ एचसीएफ, तो उसका एचसीएफ ध्यान में रखना हमेशा 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। यानी कि दो प्राइम नंबर है और दोनों ए और बी है, डिफरेंट है, ये नहीं कि सेम है। 5 और 5 दोनों प्राइम नंबर है भाई, तो इसका एलसीएम तो प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, लेकिन एचसीएफ 5 हो जाएगा, इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर दो डिफरेंट अभाज्य संख्या है तो उसका एलसीएम दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा और एचसीएफ हमेशा 1 होगा। आई बात समझ में? चलो ये बात हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ बढ़ते हैं? 24 की तरफ। तो 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे? 24 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? तो दो परिमेय संख्या होते हैं ना, यानी कि दो रेशनल नंबर जो होते हैं, मान लो ए और बी है, तो इसके इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में, रेशनल यानी कि परिमेय संख्या के बीच में, मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि आप दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत यानी कि इन क्या है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ इन्फिनाइट प्राइम रेशनल नंबर आप निकाल सकते हो। यानी कि दो रेशनल नंबर के बीच में, परिमेय संख्या के बीच में आप जितना चाहो उतना परिमेय संख्या निकाल सकते हो, उसका कोई लिमिट नहीं है। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है 24 नंबर क्वेश्चन में कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो इसका आंसर है A1 B2 C3 D अनंत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि अनंत होते हैं। क्या होते हैं? अनंत होते हैं। और निकालने का तरीका होता है, दोनों को जोड़ के डिवाइड करोगे तो जैसे मान लो सपोज कर लो ये और ये 5, ठीक, दो रेशनल नंबर है, इसके बीच का रेशनल नंबर हम लोग को निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 3 + 5/2, तो क्या हो जाएगा? 8/2 मतलब 4 आ गया। मान लो 5 और 4 के बीच में निकालना है तो फिर कर सकते हो 5 + 4/2 यानी कि 4/5 आ जाएगा, 4/5 आ गया। सपोज कर लो 3 और 4 के बीच में निकालना है तो क्या हो जाएगा? 3/5 आ जाएगा। ऐसे करके आप अनगिनत निकाल सकते हो। आई बात समझ में? तो अनंत होते हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? ये सिर्फ आपको जो कंसेप्ट जो मैं बताया था, प्राइम नंबर का, कंपोजिट नंबर, इन सारी चीज़ों से बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है, या और ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 25 नंबर क्वेश्चन में अभाज्य संख्याओं को आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है देखो, ऑप्शन को देख के ही बता सकते हो। 23 है और ये 35 दिया हुआ है और 13 दिया हुआ है और 54 दिए हुआ है। अब ये देखो, ये 3 से भी, ये 1 से और खुद से भी तो सब कटेगा, लेकिन ये 3 से भी कट रहा है, मतलब 3 9 27 यानी कि 9 से भी कट रहा है। आई बात समझ में? ये 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 7 और 5 इसमें आ जा रहा है। ये देखो, ये 13 चौका क्या है, 13 चौका, ये ऑप्शन में क्या था देखो, ये देखो, ये खुद 2 से कट रहा है, 13 से भी कट रहा है, यानी कि 13 चौका 56। नहीं, अब देखो
हाँ, इसको देखो 56 को भी काटोगे तो ये 2 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, कितने टाइम में? 2 से कटेगा आपका 28 टाइम में, फिर ये 2 से कटेगा, फिर ये 14 से कटेगा, है ना? ये मतलब ये 2 से फिर कटेगा, फिर 7 से कटेगा, यानी कि ये नंबर कटते ही जा रहा है ना? ये नंबर क्या हो रहा है? कटते ही जा रहा है। और ये 13 जो है ये सिर्फ 13 से कट रहा है और 1 से कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या में कौन हो जाएगा? 13, जो ऑप्शन नंबर सी में है। 25 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि सह अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। तो सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर, हम लोग प्राइम नंबर पढ़े थे कि वैसी नंबर जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर हो, लेकिन को प्राइम नंबर में बताया था कि ग्रुप ऑफ 2 नंबर्स होना चाहिए, यानी कि 2 संख्याओं का समूह, जिसमें उन 2 संख्याओं के समूह में, यानी कि समूह में उन दोनों संख्याओं की जगह पे भाज्य और अभाज्य कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर, है ना? इसमें मायने नहीं रखता है कि भाज्य या अभाज्य है। तो 2 संख्याओं का जो जोड़ा हम लोग बना रहे थे और उस जोड़ा के बीच में जो कॉमन फैक्टर 1 था उसको हम लोग बोले थे सह अभाज्य संख्या है। और जुड़वा अभाज्य संख्या में था कि 2 अभाज्य संख्याओं का ग्रुप हो और उन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का हो। ठीक, तो इसके डिफिनेशन में ही छुपा है कि सह अभाज्य संख्या वैसी संख्या, 2 संख्याओं का ग्रुप जिसका मौसा 1 हो। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि सह अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है, तो 1 होता है, हमेशा 1 होता है। तो इसके ऑप्शन नंबर ए में है 2, बी में है 1, सी में है 3 और डी में है नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब देखो 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड है ना? ये एलसीएम और एफसीएफ से रिलेटेड है, जो हम लोग अंकगणित का जो आधारभूत परिमेय पढ़े थे उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन सभी चल रहे हैं, है ना? इस चैप्टर का चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन करा रहे हैं और चैप्टर वाइज में भी वो जो थ्योरी वाइज हम करा रहे हैं, जो थ्योरी में आपको पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते चल रहे हैं। देखो तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि ए और बी का जो प्रोडक्ट दिया है आपको, कितना दिया है? 2166। 2 नंबरों का जो प्रोडक्ट है ए इंटू बी कितना दिया है? 2166 दिया है, 2166 दिया है। और इसका एचसीएफ दिया है, एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ दिया है 19 दिया है। तो इसका एलसीएम बताइए, इसका एलसीएम बताइए। मैं अभी आपको बताया था कुछ देर पहले कि एचसीएफ, 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये आपको अब पूछ क्या रहा है? आपसे एलसीएम पूछ रहा है, एचसीएफ दिया हुआ है, ए और बी का प्रोडक्ट दिया है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? ए और बी के प्रोडक्ट क्या होना है? ये वाला, और इसमें हम लोग डिवाइड किससे करेंगे? इसके एचसीएफ यानी कि 19 से, है ना? तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 2166/19। अब इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे तो ये कितने टाइम में कटेगा? 1 टाइम में कटेगा। 1 टाइम में 19 से कम 19 और 2 नीचे आएगा 26, फिर 19 से कम 19 और 26 में से फिर 19 किया था, कितना बचा? 7 और 6 76 और फिर 19 का कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। 19 4 76 और ये दोनों कट गया, कितना टाइम में कट गया? 114 टाइम में, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 114 आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर दिया हुआ। ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, 114। तो 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देख लो इसमें किसी का आंसर दिया नहीं हुआ है, ठीक है? आंसर अगर ये मैं इसके आंसर के अकॉर्डिंग मैं काम नहीं कर रहा हूँ, जो सॉल्व करने के बाद जो आंसर है वही आंसर मैं इधर बता रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करना, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करना और इसका आंसर खुद से भी निकालने की कोशिश करना, ठीक है? 1-2 आंसर इधर उधर हो सकता है, मे बी हो जाए, लेकिन जो सॉल्यूशन करा रहा हूँ उस पर ध्यान दो, मैं एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक? अब देखो 28 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 28 नंबर क्वेश्चन जस्ट आपसे बोल रहा है कि ए और बी का प्रोडक्ट आपको निकाल दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के दिया है। ए का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना दिया है? 2 का पावर, ए बराबर दिया है 2 का पावर 3 इंटू 5 ये दिया हुआ है, ठीक है? और बी के फैक्टर में क्या दिया है? प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या दिया है? 2 का पावर 4 और 5 पे पावर 1 है और 7 पावर 1 है, ठीक है? और आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है कि लॉसा क्या होगा? लॉसा यानी कि एलसीएम पूछ रहा है आपसे, एलसीएम ऑफ ए इंटू बी आपको बताना है। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम हम लोग पढ़े थे अभाज्य गुणनखंडों के अधिकतम घातों का गुणनफल। तो अधिकतम घात कौन इसमें होगा? जैसे 2 पे पावर 4 और 2 पे पावर 3, तो अधिकतम घात कौन है? 2 पे पावर 4। अब देखो ये 3 पे पावर क्या है? 3 पे पावर 1 है, इसमें 3 नहीं है तो 3 पे पावर 0, तो इसमें अधिकतम घात कौन होगा? 3 पे पावर 1, तो 3 हो जाएगा। 3 पे पावर 0 का मतलब होता है 1, हम लोग लिख सकते हैं किसी भी नंबर का पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है, इतना ध्यान में रखिएगा। अब इधर देखो, इधर 5 है, इधर 5 है, 5 पे पावर कितना है? 1 वाला कॉमन है, इधर 7 है, इधर 7 नहीं है, तो 7 का पावर मैक्सिमम क्या होगा? 7 हो जाएगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
अब ये 2 पर पावर 4 है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 आ गया। 16 तिया कितना हो जाएगा 48, 48 पाँचे 240 गुने 7, 7 गुने 0, 7 7 का 28 का 2 हाथ में गया 2, 7 गुना 14 2 16, यानी कि 1680। और आप 1680 इसका क्या आ गया एलसीएम आ गया, इसका एलसीएम कितना आ गया 1680, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो एलसीएम मैं फास्ट निकाल रहा हूँ क्योंकि मैंने अच्छे तरीके से सिखाया आपको, और आपको भी फास्टली निकालने आना चाहिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक, जब मैं लॉन्ग क्वेश्चन करूँगा तो वहाँ पे मैं आपको थोड़ा स्लो बताऊंगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप। इसमें भी स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने पहले बता चुका है ना। आप जाइए प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पे आप पूरे वीडियोस को देख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर का मैंने बहुत सारा वीडियोस और कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके अपलोड किया है। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं, 29 की तरफ। 29 में क्या बोल रहा है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या हो सकता है। देखो धनात्मक पूर्णांक है, ये कौन सा है पॉजिटिव इंटीजर है, m क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि धनात्मक पूर्णांक है, क्या है धनात्मक पूर्णांक दिया है। अब ये देखो इस धनात्मक पूर्णांक में आपको क्या बताना है कि विषम पूर्णांक का रूप कैसा हो सकता है। तो हम लोग क्या पढ़े थे 2m+1 या 2m-1, ये विषम पूर्णांक यानी कि ऑड नंबर का, किसका है ऑड नंबर का फॉर्म है। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है 4m+2, ऑप्शन में दिया है 4m+4, ऑप्शन में दिया है 4m+1, ऑप्शन में दिया है नन ऑफ दिस। अब देखो ये एक चीज़ ध्यान में रखना, किसी भी इंटीजर्स नंबर में आप 4 से यानी कि अगर सम संख्या से इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसमें ऑड नंबर को यानी कि 1 को ऐड कर रहे हो तो उसका रूप जो आएगा वो विषम आएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर रहा है 4 में मतलब m में 4 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि सम संख्या से आप m में मल्टीप्लाई किया तो उसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा सम आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 का प्रोडक्ट 2 × 2 होता है, तो 2 से तो वो डिवाइड हो ही जाएगा। और ऊपर से आप 2 ऐड भी कर दिए, फिर भी क्या आ गया वो सम संख्या का रूप हो गया। 4 + m में 4 ऐड कर रहा है, फिर सम संख्या का रूप हो गया। 4 + m में 1 ऐड कर रहा है, अगर मैं m के जगह पे कुछ नंबर कंसीडर कर ले तो 3 कंसीडर करते हैं, तो 4 × 3 + 2, तो 4 3 12 और 2 14, ये भी सम संख्या आया। 4 × 3 + 4 यानी कि 12 और 4 16, ये भी सम संख्या आया। 4 के जगह पे m के जगह पे 3 और +1 ऐड करेंगे तो 12 1 13, और ये कौन सा नंबर आ गया ऑड नंबर आ गया। तो विषम पूर्णांक का रूप कैसा होगा 4m+1, यानी कि किसी भी नंबर में आप सम संख्या से गुना करके एक ऐड कर रहे हो या एक घटा रहे हो तो जो उसका रूप आएगा या जो फाइनल नंबर आएगा वो विषम संख्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी में है। 29 का भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 29 का ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या बोल रहा है कि एक संख्या दिया है ना, एक संख्या दिया है 2 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 ऐसे करके चल रहा है 1 1 3 फिर 1 1 3, यानी कि एक 1 है 2 बार 3 है 4 है, यानी कि एक पैटर्न को किसी चीज़ को ये फॉलो नहीं कर रहा है, रेंडमली ये नंबर बढ़ते जा रहा है ना, रेंडमली ये नंबर बढ़ रहा है। तो मैं आपको बताया था ये नॉन रिपीटिंग नंबर में नॉन रिपीटिंग नंबर है, यानी कि अशांत भी है और अनावर्ती भी है, यानी कि रिपीट नहीं कर रहा है। तो इस तरह का जो भी संख्या आया था मैं आपको बताया था जब शांत दशमलव संख्या, जब हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर देखे थे परिमेय और अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण देखे थे, तो उसमें 2 दशमलव का निरूपण शांत और अशांत हो रहा था। तो शांत को तो टर्मिनेट कर दे रहे थे, अशांत में भी 2 तरह का आ रहा था कि एक नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग आ रहा था, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग आ रहा था। तो रेकरिंग वाला आपका प्राइम नंबर होता है और नॉन रेकरिंग वाला आपका रेकरिंग वाला आपका रेशनल नंबर होता है और नॉन रेकरिंग वाला आपका इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या होता है। तो इस तरह का जब भी अनावर्ती संख्या दिया है, नॉन रेकरिंग नंबर दिया है जिसमें देखो कोई पैटर्न नहीं है, यहाँ पे 4 टाइम है, यहाँ पे 5 टाइम है, 3 आते जा रहा है, कोई पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि एक नंबर मतलब सेम नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो इस तरह का जो भी नंबर होगा वो क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। और ऑप्शन नंबर ए में है पूर्णांक, बी में है परिमेय, सी में है अपरिमेय, डी में है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 30 का भी आंसर क्या हो जाएगा सी, यानी कि अपूर्णांक। बात करते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें आपसे पूछा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या को बताना है। तो ऑप्शन में है 91, ऑप्शन में है
213 ऑप्शन में है, 41 ऑप्शन में है, 501। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो क्यों, क्योंकि ये 91 है, ठीक है, और एक क्या है 213 है, और एक क्या है 41 है, एक क्या है 516 है। अगर मैं बात करूँ तो ये जो 91 है ये कौन से नंबर से कटेगा बताओ, 91 किसी नंबर से कट रहा है? हम्म अ, 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 अब ये देखो ये 13 3 से भी कटेगा, है ना, और ये भी 3 से कटेगा। अब 91 41 में देखो तो 91 आपका किससे कटेगा, 7 से, हाँ 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 त्रिका 21, 7 एकम 7, 13 7 क्या होता है 91 नहीं होता है, तो ये 13 से कट रहा है, 7 भी आ रहा है इसके फैक्टर में, और 41 किसी भी नंबर से नहीं कट रहा तो इसका फैक्टर 1 होगा और 41 होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका 31 का सी, 31 का भी आंसर क्या होगा आपका सी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा, यानी कि 144 है और इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का जो घातांक होगा, यानी कि ये पावर m को क्या बोलेंगे घातांक, घातांक कितना होगा, यानी कि 2 का पावर कितना होगा आपको बताना है, ठीक। तो इसका फैक्टर निकालना स्टार्ट करोगे तो ये 12 का स्क्वायर होता है, ऐसे सब सिंपली कर लो, और 12 का फैक्टर क्या होगा 2 गुने 2, 2 गुना 4 और 4 तिहाई 12, 2 गुने 2 4 तिहाई 12, यानी कि 2 पे पावर कितना आएगा 4 और 3 पे पावर 2 आएगा, क्या आ जाएगा, यानी कि इसका ऐसे भी कर लो ना, आप नॉर्मली कर लो अभाज्य गुणनखंड, 2 से ये 7 2, फिर 2 से 3 दूना और ये इधर 12 6 36 मरतबा में, फिर 2 से 18 मरतबा में, फिर 2 से 9 मरतबा में, फिर 2 से ये 3, ये चीज़ आया कि नहीं, ये चीज़ सेम यहाँ आया, तो 2 पे पावर कितना आ रहा है आपका m की जगह पे कितना हो जाएगा 4, तो 2 का घातांक कितना होगा आपका 4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो 32 का भी ऑप्शन नंबर सी, चारों का कंटिन्यू ऑप्शन नंबर सी आया है, ये समझ में आया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 के तरफ चलते हैं, 33 की तरफ। उसमें क्या बोल रहा है, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है का मौसा और लौसा का जो गुणनफल होता है वो क्या होगा। देखो सिंपली दो नंबर्स दिया हुआ है, ए और बी धनात्मक पूर्णांक है और इन दोनों का लौसा और मौसा का गुणनफल किया है, तो इसका गुणनफल किसके बराबर होगा, इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो जाहिर सी बात है इसमें देखो बोल रहा है ए बाई बी के बराबर होगा, बी बाई ए के बराबर होगा, या ए इंटू बी के बराबर होगा, या ए प्लस बी के बराबर होगा, यानी दो ठो नंबर है। इन दोनों नंबर का अगर मैं बात करूँ एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई एस सी एफ ऑफ ए इंटू बी, तो ये किसके इक्वल होगा, ए इंटू बी के इक्वल होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। 33 का भी ऑप्शन नंबर क्या है आपका सी है। अब हम लोग चलते हैं 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, देखो 34 कह रहा है कि 54 के अभाज्य गुणनखंड में 34 कह रहा है P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा क्या होगा। P और Q दो अभाज्य संख्या है, मैं कुछ देर पहले बताया था कि दो अभाज्य संख्याओं का लौसा निकालने के लिए दोनों का प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी कि P इंटू Q कर देंगे। लेकिन जब मौसा की बात होती है तो दो अभाज्य गुणनखंड दो अभाज्य संख्याओं का जो मौसा होता है वो 1 होता है, यानी कि एचसीएफ ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। P और Q दो डिफरेंट नंबर है तो इसका एचसीएफ जो होगा हमेशा 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 34 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं 35 के 35 नंबर क्वेश्चन के। तो 35 नंबर क्वेश्चन में 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात पूछा है, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात पूछा है। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड करो, सबसे पहले 2 से कटेगा 32 मरतबा में, फिर 2 से कटेगा 16 मरतबा में, फिर 2 से कटेगा 8 मरतबा में, फिर 2 से कटेगा 4 मरतबा में, फिर 2 से कटेगा 2 मरतबा में। तो 2 पे पावर कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे पावर कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो एक घातांक कितना हो जाएगा 2 का 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 35 का ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि 18 और 72 का मौसा क्या होगा। 18 और 72 का एचसीएफ बताना है, यानी कि 18 और 72 का आपको क्या बताना है एचसीएफ बताना है। अब ये ध्यान में रखना कि अगर दो नंबर हो और छोटी वाली नंबर बड़ी वाली जो नंबर है छोटी वाली नंबर के पहाड़े में आता हो, है ना। देखो जब भी हम लोग दो नंबर के एचसीएफ की बात करते हैं तो या तो एचसीएफ क्या हो सकता है, उसमें से उन दोनों नंबर में से कोई एक जो छोटी वाली नंबर होगा वो एचसीएफ हो सकता है, या उन दोनों नंबर से छोटा होगा। दो नंबर का एचसीएफ यानी कि ए और बी का जब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो वो एचसीएफ मान लो अगर ये स्मॉलेस्ट नंबर है ना, ये स्मॉलेस्ट नंबर है
और ये आपका ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट नंबर है। तो उसका जो HCF होगा या तो स्मॉलेस्ट नंबर हो सकता है, या स्मॉलेस्ट नंबर हो सकता है, या उन दोनों से छोटा होगा। या तो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, नहीं तो इन दोनों से छोटा होगा। कौन? HCF। लेकिन LCM क्या हो सकता है? इन दोनों नंबर में या तो बड़ा वाला नंबर होगा, लार्जेस्ट नंबर हो सकता है, और नहीं तो दोनों से बड़ा होगा। यानी अगर मैं बोलूँ HCF की, तो HCF में भी स्मॉलेस्ट नंबर, में भी स्मॉलेस्ट यानी कि छोटा वाला नंबर हो सकता है, या इन दोनों से छोटा होगा, या इन दोनों से छोटा होगा, दोनों से छोटा होगा, छोटा होगा। ध्यान में रखना मेरी बातों को। मैं क्या बोला? या तो दो नंबर में HCF जो है स्मॉलेस्ट नंबर होगा, या इन दोनों नंबर से छोटा होगा। लेकिन अगर HCF की बात करें तो या तो इन दोनों में लार्जेस्ट नंबर होगा HCF, या इन दोनों से बड़ा होगा, या इन दोनों से क्या होगा? बड़ा होगा। अब ये क्या बोल दिए सर? तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगा। देखो, या तो इन दोनों का HCF अगर बात करें, HCF निकालने के लिए कह रहा है, मौसा निकालने के लिए कह रहा है 36 नंबर क्वेश्चन में, तो या तो इसका मौसा जो होगा या तो 18 होगा, या इन दोनों से छोटा होगा। तो ये देखो 18 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 4 टाइम में आएगा ये 72। 4 टाइम में क्या आ जाएगा? 72। इसका मतलब इसका जो HCF है वो क्या है? 18 है। HCF क्या है इसका? 18 है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में दिया है। 36 का ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। या आप इसका सिंपली निकालने भी जाओगे तो वही बात आएगा। देखो HCF क्या क्या है? एक ऐसा नंबर निकालना है जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो 18 एकम 18, 18 को भी काट दिया, 18 चौका 72, 72 को भी काट दिया। तो HCF इसका क्या है? 18 है, जो सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों को काट रहा है। सबसे बड़ी संख्या है ना भाई, जो दोनों को काट रहा है। बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चले हम लोग। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं? 37 की। तो 37 में क्या बोल रहा है? 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा? इसको लिख लीजिएगा, जो मैं नीचे लिखा था, है ना। 156 में 2 के अभाज्य गुणनखंड के 2 का घातांक, यानी कि 2 पे पावर m का वैल्यू पूछ रहा है आपका। तो इसको काटो 7 से, फिर 8, फिर 2 से काटेंगे तो 3 दूना 6 9, फिर 13, 3 से काटेंगे तो 13 तिहाई 39। मतलब इसके जो 2 पे पावर कितना आ रहा है? 2 पे पावर 2, यानी कि 2 पे पावर 2 मतलब घातांक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 37 का ऑप्शन नंबर ए। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है कि दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए, ए और बी है, ठीक। 2 धन पूर्णांक ए और बी है, ए एंड बी। इन दोनों के लिए आपसे क्या बोल रहा है कि इसके HCF ऑफ ए इंटू बी इंटू LCM ऑफ ए बी, यानी कि ए बी का मौसा और ए बी का जो लौसा है उन दोनों का गुणनफल बटे ए इंटू बी। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होता है कि नहीं? हम लोग पढ़े हैं ना भाई कि HCF ऑफ ए इंटू बी इंटू LCM ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होता है, और जो दो बराबर संख्या को काटेंगे तो हमेशा क्या आएगा? एक आएगा। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? 39 का आंसर हो जाएगा, सॉरी 38 का आंसर हो जाएगा एक, और एक है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखो 39 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सह अभाज्य संख्या का ग्रुप कौन है? 4 तो ग्रुप दिया है, उसमें पहचानना है सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या पहचानने के लिए तरीका क्या है कि उन दोनों नंबरों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड है, वो कितना होना चाहिए? अभाज्य उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड सिर्फ एक होना चाहिए, कॉमन सिर्फ एक होना चाहिए। तो ग्रुप को देखो 14 और 35 का ग्रुप है। एक ग्रुप है 14 और 35 का, और एक ग्रुप है 18 और 25 का, 2 ग्रुप। तीसरा ग्रुप है 13 और 52 का, चौथा ग्रुप है 21 और 84 का। अब देखो, अब इसमें देखो ये 7 के पारा में भी आता है और 35 भी 7 के पारा में आता है, तो ये होगा नहीं। ये 18 है, ये 25 है, इसको स्किप करो। ये 13 के पारा में भी 52 आता है, 13 चौका 52, तो ये भी नहीं होगा। ये 21 चौका 84, तो ये भी नहीं होगा। और ये 18 है, ये 25 है। 18 का जब आप करोगे 2 गुने 3 गुने 3, और जब 25 का करोगे तो 5 गुने 5 गुने 5 5 गुने 5। इसमें कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है? सिर्फ 1 आ रहा है। सिर्फ कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो सहअभाज्य संख्या कौन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, 39 का ऑप्शन नंबर बी। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का। तो 40 नंबर में आपसे पूछा है यौगिक संख्या। यौगिक संख्या का मतलब होता है, यौगिक संख्या का मतलब होता है भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर। तो इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में 11 दिया है, 11, 21 दिया है,
उसके बाद 31 दिया है, इसके बाद 41 दिया है। तो 11 तो अभाज्य है, और 31 भी अभाज्य है, और 41 भी अभाज्य है, और 21 3 गुने 7 यानी कि भाज्य है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 21 जो होगा यौगिक संख्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब देखो 40 नंबर तक हम लोग क्वेश्चन को कर लिए। इस वाले में पूरा हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। इसके बाद जस्ट हम लोग फिर से देखेंगे आफ्टर 40 यानी कि 41 नंबर से देखेंगे। इस लेक्चर को यहीं पे हिंट करता हूँ, इसको देखना और जितने भी क्वेश्चन यहाँ आ रहे हैं उस क्वेश्चन को नोट डाउन करना। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 10th के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। चलो ओके बाय।